हेलो फ्रेंड्स। रोबोट एक परफेक्ट मिक्सचर है टेक्नोलॉजी और ह्यूमन हैंड का। इनफैक्ट ये सर्जिकल फील्ड में आजकल काफी कॉमनली काम में आता है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स एडवांस केसेस या कैंसर केसेस के अंदर, जिसमें एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट एडवांटेज भी है। इनफैक्ट यूरोलॉजी के अंदर तो ये मोस्ट कॉमनली यूज गैजेट है जिसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। लियोनार्डो दा विंची को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट का डिस्क्रिप्शन दिया था 1495 में, जो केबल पुली से ऑपरेट कर सकता है, पर उसके बाद में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। इनफैक्ट रोबोट वर्ल्ड 1920 में आया, जब एक चेक प्लेराइट, नोवेलिस्ट या जर्नलिस्ट कैरल कैपेक थे, उन्होंने दिया। तो इस चेक वर्ड का मतलब है फोर्स्ड लेबर। तो रोबोट इटसेल्फ मास्टर स्लेव टेक्नोलॉजी से काम में करता है और इसके अंदर खुद की कोई मेमोरी नहीं होती। सर्जन जैसे ऑपरेट करता है, रोबोटिक सिस्टम वैसे ही काम में करता है। उसके बाद में 1961 के अंदर ये जनरल मोटर असेंबली है, उसके अंदर काम में आया एक रोबोटिक सिस्टम। पर 1985 के अंदर में न्यूरो सर्जिकल बायोप्सी एक डिफरेंट रोबोटिक सिस्टम से हुई और एफडीए अप्रूवल 2000 में मिला, जब एक प्रोस्टेट कैंसर के लिए रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी दा विंची सिस्टम से हुई। मैं डॉक्टर रोहित भट्टर, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरोन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज की वीडियो में हम रोबोटिक की हिस्ट्री के बारे में, रोबोट कैसे काम करता है, कौन कौन से रोबोटिक सिस्टम है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, रोबोटिक यूरोलॉजी के अंदर कौन कौन सी सर्जरी में काम में लिया जा सकता है, क्या फ्यूचर इनोवेशन हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो 2000 के बाद से रोबोटिक के अंदर काफी इनोवेशन हुए हैं और लाइफ का एक रूल है कि जो भी होगा वो चेंज होगा, यही परम सत्य है। तो रोबोटिक के अंदर भी यही रहा है। 2000 से लेके अब 2025 तक बहुत सारे रोबोटिक सिस्टम मार्केट में आ गए हैं। इनफैक्ट लास्ट 2-3 ईयर से एक तो एसएसआई मंत्रा का एसएस इनोवेशन का रोबोटिक सिस्टम है। इसके अलावा सीएमआर कैम्ब्रिज बेस्ड मेडिकल सिस्टम है, जिसे वर्शियस भी कहा जाता है रोबोटिक सिस्टम। एक ह्यूगो आरएएस रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी का है, जो मेट्रॉनिक्स मॉडल है। तो ये सारे कई रोबोटिक सिस्टम है, पर दा विंची अभी भी काफी कॉमनली यूज है, क्योंकि ये 2000 से काम में आ रहा है और काफी सारे सेंटर में अभी भी यही इंस्टॉल्ड है और बहुत सारे सर्जन इसी पर ट्रेंड है। तो आज हम दा विंची सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे, जिसके अभी कॉमनली दा विंची एक्सआई है, जो 4th जनरेशन रोबोट भी कहा जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एस आया, फिर एसआई, फिर एक्स और एक्सआई। तो एक्सआई मॉडल है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो सर्जिकल कंसोल, एक पेशेंट कार्ड, एक विजन कार्ड। सर्जिकल कंसोल के अंदर जैसे द नाम से क्लियर है, सर्जन बैठता है, सर्जन चीजों को कंट्रोल करता है। इसमें हाथों, फिंगर्स के लिए और पैर के में कई क्लचेस, बटन्स दिए जाते हैं, जिससे चीजें कंट्रोल होती है। हाथ में जैसे थंब और फिंगर है, जिसे आर्म क्लच कहते हैं, कि उनसे आर्म्स को कंट्रोल किया जाता है, कैमरे को कंट्रोल किया जाता है। कोई भी डिसेक्शन करना है तो उसके थ्रू किया जा सकता है। पैरों में एनर्जी डिवाइसेस, जो कॉटरी है, जो ब्लीडिंग रोकने की डिवाइसेस है, उनको कंट्रोल करने के लिए, या फिर कैमरे को भी आगे पीछे करने के लिए, फोकस करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज करने के लिए, क्योंकि एक बार में 2 ही इंस्ट्रूमेंट काम में आ सकते हैं, पर रोबोटिक में 4 आर्म्स होती है। इनफैक्ट स्टार्टिंग के अंदर जब 2000 में आया था तब 3 ही आर्म्स थी, फिर धीरे धीरे इसमें 4th आर्म का इंट्रोडक्शन हुआ, जो 2006 के अंदर हुआ। और उसके बाद में इसका साइज भी आर्म्स का छोटा होता गया। इनिशियली 10 मिलीमीटर था, अब तो 8 मिलीमीटर हो गया, जो 1 सेंटीमीटर से भी कम है। फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी, जो कैंसर केसेस में, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है। इसके अलावा स्टेपलर्स और बहुत सारे एनर्जी डिवाइसेस इसके अंदर आई है। तो आर्म क्लचेस और पैरों के मूवमेंट से चीजों को कंट्रोल किया जाता है। सभी आर्म्स को, एनर्जी डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाता है, आर्म्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर सेफ्टी फीचर होता है, मतलब अगर सर्जन अपना हेड है वो बाहर की तरफ लेकर आता है, तो फिर उसका फोकस सर्जरी की तरफ नहीं है, तो चीजें सारी स्टक हो जाएंगी। मतलब उसके बाद में रोबोट उस टाइम काम नहीं करेगा, ताकि पेशेंट को किसी तरह का हार्म नहीं हो। सर्जन पूरी तरह से फोकस्ड है, अपना 100% दे रहा है, तो ही रोबोटिक सिस्टम काम में करेगा। ये एक सेफ्टी फीचर है। दूसरा विजन कार्ड है। विजन कार्ड में स्क्रीन लगा होता है, टीवी, जिसपे असिस्टेंट देख सकता है, या फिर ट्रेनिंग दे रहे हो तो ट्रेनर देख सकते हैं इसमें। इनफैक्ट ट्रेनिंग के लिए कई बार रोबोटिक के 2 ऐसे सर्जिकल कंसोल भी होते हैं। इसके अलावा विजन कार्ड के अंदर ये सारी जो एनर्जी डिवाइसेस है, जिन्हें सर्जन सर्जिकल कंसोल से कंट्रोल करता है, वो सारी एनर्जी डिवाइसेस भी वहीं रहती है। गैस सिस्टम भी वहीं रहता है, जो CO2 गैस पेशेंट में डालते हैं, जो लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक में डाली जाती है, वो सारे सिस्टम वहीं रहते हैं। फिर पेशेंट कार्ड है। पेशेंट कार्ड में रोबोट एक्चुअली पेशेंट कार्ड के थ्रू ही पेशेंट के पास आता है
और 4 आर्म्स होती है जो पेशेंट के अंदर डाली जाती है, जिसे डॉकिंग कहा जाता है। डॉकिंग करने के बाद ही सर्जन सर्जिकल कंसोल में जाके सर्जरी कर सकता है। तो ये इन आर्म्स इंटरचेंजेबल होती है, मतलब कैमरा किसी भी आर्म में डाल सकता है सर्जन जिसमें पसंद है, और बाकी 3 आर्म में अपने हिसाब से सर्जरी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, और फिर उसके बाद में एनर्जी डिवाइसेस इन आर्म से कनेक्ट कर दी जाती है, और फिर सर्जरी के लिए रेडी हो जाता है। तो असिस्टेंट जो पेशेंट गार्ड है वहीं बैठता है और सर्जन की हेल्प करता है इंस्ट्रूमेंट चेंज करने में, या फिर सक्शन, या फिर कुछ भी अगर सर्जन को सूचर है किसी चीज की जरूरत है तो वो पेशेंट कार्ड के पास में जो असिस्टेंट बैठा है वो देता है, क्योंकि सर्जन सर्जिकल कंसोल के पास थोड़ा सा दूर बैठा होता है। हालांकि एक ही ऑपरेटिव थिएटर में सारी चीजें हो रही होती है। तो ये दा विंची सिस्टम की मैकेनिज्म है, ये इस तरह से काम करता है। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो बेनिफिट्स में तो एक डिस्टिंक्ट बेनिफिट ये है कि 3 डायमेंशन विजन है, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है, हाई डेफिनेशन की मैग्निफिकेशन वाला कैमरा होता है इसके अंदर। अपने ह्यूमन हैंड की आर्म की मूवमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है, जबकि सर्जिकल जो आर्म है जो रोबोट की है उसकी कोई रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स नहीं है। ये 7 डिग्री 360 डिग्री मूवमेंट्स कर सकते हैं, जो स्पेशली पेल्विक एरिया जहाँ प्रोस्टेट सिचुएटेड होती है, अपना जो नाभि के नीचे का हिस्सा है जहाँ बोन होती है, पेल्विक बोन, उसके जस्ट पीछे की तरफ प्रोस्टेट होती है, तो उस एरिया में पहुंच पाना मुश्किल रहता है ओपन या लेप्रोस्कोपी के थ्रू। सोचने में तो काफी डिफिकल्ट होती है, जिससे पेशेंट को पोस्ट सर्जरी काफी प्रॉब्लम होती है, यूरिन कंट्रोल या इस तरह की। तो सर्जरी जो रोबोटिक से करते हैं उसमें इस तरह की चीजें काफी हद तक मिटिगेट हो गई हैं। इसके अलावा सर्जन को अगर ट्रेमर्स आते हैं, कुछ फाइन ट्रेमर अगर आ रहे हैं, तो उसको भी रोबोटिक सिस्टम बाईपास कर देता है। इंसिजन काफी स्मॉल रहता है, जैसे मैंने बताया 10 मिलीमीटर की जगह तो 8 मिलीमीटर हो गया, तो बहुत ही छोटा चीरा लगता है। इसकी वजह से रिकवरी फास्ट हो जाती है। सर्जरी टू सर्जरी डिपेंड करता है, पर रोबोटिक सर्जरी में जैसे प्रोबेबली पेशेंट नेक्स्ट डे चलने लगता है, या प्रोस्टेट कैंसर या पार्शियल इफेक्ट में करते हैं तो 1-2 दिन में तो डिस्चार्ज ही हो जाता है। हालांकि ये सब पेशेंट की रिकवरी के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी रिक्वायरमेंट कम रहती है, मैग्निफिकेशन अच्छा रहता है, विजन अच्छा रहता है, सर्जन की फैटिग नहीं कम रहती है क्योंकि चीजें सर्जन के कंट्रोल में रहती है। तो अगर फैटिग नहीं रहेगी तो ये सारी चीजें पेशेंट की तरफ अल्टीमेटली गुड बेनिफिट में ही रिफ्लेक्ट होंगी। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज, कॉमन डिसएडवांटेज तो कॉस्ट का है, क्योंकि काफी महंगा सिस्टम रहता है, पर सर्जरी भी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ओपन लेप्रोस्कोपी की बात करें। पर इसके जो एडवांटेजेस हैं तो उसमें कंपेयर करें तो लॉन्ग रन में जनरली चीजें बाईपास हो जाती हैं, क्योंकि पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, वो जल्दी अपना वर्क रिज्यूम कर सकता है, हॉस्पिटल विजिट कम हो जाएगी अगर कॉम्प्लिकेशन कम होगी। तो इन सब चीजों से फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन है, जो स्टार्टिंग में ज्यादा पड़ता है पेशेंट पे बर्डन, वो ओवरऑल इतना रहता नहीं है। इसके अलावा ये सिस्टम है, ये कुछ जगह अवेलेबल है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा रहता है, तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, और ट्रेन सर्जन भी चाहिए, सर्जन को भी इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ऐसे ही कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस मशीन को चलाना इतना आसान नहीं है। हैप्टिक फीडबैक नहीं रहता, मतलब जो फील आती है ओपन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में टिश्यू की, वो इसमें नहीं आती, तो इसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें इसमें रहती है, लेकिन जनरली अगर अच्छी ट्रेनिंग हो रखी हो सर्जन की तो ये सारी चीजें बाईपास हो जाती है। तो अब बात करें यूरोलॉजी में किस किस में काम में आ सकता है, तो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट कैंसर उसके अंदर तो सबसे कॉमनली काम में आता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर का ट्राई फैक्टर रहता है, मतलब कैंसर कंट्रोल होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि पेशेंट हाई कैंसर सर्जरी के ले रहा है तो कैंसर कंट्रोल नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं है। सेकंड, इनकॉन्टिनेंस नहीं रहनी चाहिए, मतलब यूरिन कंट्रोल है वो बहुत जल्दी आ जाए, पेशेंट डायपर फ्री हो जाए, क्योंकि जैसे ही कैंसर कंट्रोल हो जाता है अगला फोकस यही आता है कि भैया डायपर कब तक पहनना पड़ेगा, क्योंकि काफी एम्बैरेसिंग रहता है डायपर पहनना किसी के लिए भी। तो ये रोबोटिक एडवांटेज है कि इसमें मैग्निफिकेशन अच्छा रहता है, जो यूरेथ्रा है, जो रिमेनिंग यूरेथ्रा बचता है प्रोस्टेट को काटने के बाद में, उसका 1-1 मिलीमीटर भी बहुत बेटर करता है कंट्रोल करने के लिए। तो उस मैग्निफिकेशन और मूवमेंट्स की वजह से कैंसर को यूजली आइडेंटिफाई करना और यूरेथ्रा को बचा पाना थोड़ा इजी रहता है। प्लस जो अनास्मोसिस है, जो ब्लैडर को खोला प्रोस्टेट को निकालने के लिए और उसके बाद में यूरेथ्रा रखा, तो वो अनास्मोसिस वाटर टाइट हो पाना इसमें इजी रहता है, म्यूकोसा टू म्यूकोसा होना। तो ये सारी चीजें कॉन्टिनेंस में हेल्प करती हैं। इसके अलावा नर्व का प्रिजर्वेशन हो पाना, क्योंकि प्रोस्टेट काफी नर्व का रिच नेटवर्क होता है इसके ऊपर,
जो इरेक्शन में हेल्प करती है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है, तो नर्व स्पेयरिंग भी इसमें होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ये ट्राइफेक्टा अचीव करना पाना प्रोस्टेट कैंसर के अंदर आसान रहता है। इसीलिए रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड टाइप का ट्रीटमेंट है। तो प्रोस्टेट कैंसर के अलावा बात करें तो किडनी कैंसर में स्पेशली पार्शियल नेफ्रेक्टमी, मतलब किडनी की गांठ है, तो पहले ये होता था पूरी किडनी निकाली जाए, आजकल ये हो गया कि अगर पॉसिबल है तो सिर्फ गांठ को ही निकाला जाए, बाकी जो हेल्दी किडनी है उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि कैंसर की रिकरेंस की पॉसिबिलिटी तो रहती ही है। प्लस अगर पेशेंट की एक ही किडनी रहती है या फिर कैंसर रिकर हो गया, आपको टेस्ट करवाने पड़ गए, तो फिर क्रिएटिनिन बढ़ने की इस तरह की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी के केसेस में जो गोल वही रहता है कि भाई कैंसर को तो निकाल दिया जाए और हेल्दी टिश्यू है वो प्रिजर्व रहे, तो इसके लिए रोबोटिक काफी बेनिफिशियल है। और जो फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, फायरफ्लाई के अंदर एक आईसीजी डाई होती है, इंडोसाइनिन ग्रीन डाई। वो आईसीजी डाई का ये एडवांटेज रहता है कि वो जब डालते हैं तो बाकी पोर्शन तो ग्रीन हो जाता है, पर कैंसर वाला पोर्शन ब्लैक साइड दिखता है। तो ये रोबोटिक के अंदर स्विच कर सकते हैं फायरफ्लाई के थ्रू। तो फायरफ्लाई में एक आइडेंटिफाई हो जाता है कि इतना ब्लैक पोर्शन है वो कैंसर का है, सिर्फ वही निकाला जाए। इसके अलावा इंट्राऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड है, उसके थ्रू पता लग जाता है कि कैंसर कहाँ तक गया है। तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी में काफी एडवांटेज है इसका, स्पेशली एंडोफिटिक ट्यूमर। एंडोफिटिक मतलब सिर्फ किडनी के अंदर अंदर ट्यूमर है, बाहर से दिख ही नहीं रहा। अंदर सर्जरी करने गए, किडनी बिल्कुल हेल्दी दिख रही है, जबकि कैंसर है किडनी के अंदर, सीटी स्कैन में बता रखा है। तो सिर्फ उस पोर्शन को निकालने के अंदर भी ये इंट्राऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड और फायरफ्लाई टेक्नोलॉजी काफी बेनिफिशियल है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स केसेस, मतलब रेडिकल नेफ्रेक्टमी है, किडनी कैंसर निकालने के अंदर काम में लिया जा सकता है। या फिर कई बार सर्जरी पहले हो चुकी है, काफी एडिशंस है, फिर सर्जरी करनी है किडनी कैंसर की, तो उसके अंदर कई बार लेप्रोस्कोपी में प्रॉब्लम हो सकती है, ओपन कन्वर्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या माउल इंजरी की, पर रोबोटिक के अंदर चीजों को कंट्रोल करना इजी होता है। इसके अलावा ब्लैडर कैंसर है, ब्लैडर कैंसर के अंदर रोबोटिक काम में आ सकता है कि ब्लैडर कैंसर में ब्लैडर को निकाल देना और फिर नया ब्लैडर बनाना, या तो हाथों से बनाए न्यू ब्लैडर या फिर कंड्यूट, उसके अंदर रोबोटिक का हेल्पफुल है। इसके अलावा एड्रिनल कैंसर है, उसके अंदर स्पेशली राइट साइड के अंदर जिसमें लीवर आ रहा है, कई बार लेप्रोस्कोपी से मुश्किल हो जाती है, पर रोबोटिक बेनिफिशियल है। इसके अलावा पाइलोप्लास्टी मतलब पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, जो किडनी और यूरेटर है उनके बीच का जो जंक्शन है वहां पे ब्लॉकेज होता है, ये जन्म से होता है बहुत बार, या फिर कई बार इंजरी की वजह से, स्टोन की वजह से हो जाता है, तो उसके अंदर उसको काट कर दोबारा जोड़ने में हेल्पफुल होता है। स्पेशली फील्ड पाइलोप्लास्टिक केसेस के अंदर, जिसके अंदर रिकरेंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, उसके अंदर ये हेल्पफुल होता है। या पेल्विक सर्जरी, लिम्फ नोड्स का निकालना उसके अंदर रहता है। पेनिस कैंसर है, उसके अंदर इंग्वाइनल लिम्फ नोड का डिसेक्शन है, उसके अंदर रोबोटिक का रोल है। वीडियो एंडोस्कोपी इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन, बेसिकली जिन जिन में लेप्रोस्कोपी काम में आ सकती है उन सब में रोबोटिक काम में आ सकती है विद एडेड एडवांटेजेस। तो रोबोटिक सर्जरी के डेफिनेटली पेक्यूलियर एडवांटेजेस है प्रोस्टेट के अंदर और पार्शियल नेफ्रेक्टमी के अंदर, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेट है। इसके फ्यूचर इनोवेशन के अंदर जैसे बात की, एक तो हैप्टिक फीडबैक नहीं है, तो अगर कुछ हैप्टिक फीडबैक का मिलने लगे, टिश्यू फील आने लग जाए, तो वो काफी हेल्पफुल होना चाहिए। इसके अलावा कॉस्ट का है, मल्टीपल सिस्टम्स आजकल आ गए हैं, तो वो कंपटीशन जैसे जैसे ग्रो करेगा प्रोबेबली कॉस्ट भी हो सकता है कम हो। या फिर सिंगल पोर्ट सर्जरी भी इतनी पॉपुलर नहीं है, हालांकि कई जगह हुई है, पर उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्शन है, तो सिंगल पोर्ट रहे, अगर फ्यूचर में और अगर डेवलप हो जाए तो अच्छा रहेगा पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा नेचुरल ऑरिफिस से, जैसे वेजाइना के थ्रू ही निकाल लिया किडनी को, ऐसा इस तरह का रहता है पॉसिबिलिटी, लेकिन अभी भी इतनी कॉमन नहीं है। तो इस तरह का इनोवेशन अगर आता है तो और अच्छा रहेगा। इनफैक्ट किडनी ट्रांसप्लांट में भी आपके लिए कॉमनली काम में आता है, डोनर में तो है ही, रेसिपिएंट में भी किडनी ट्रांसप्लांट में काम में आता है। स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट काफी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो उनमें वुंड इन्फेक्शन या इस तरह की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो रोबोटिक जो मिनिमल इन्वेसिव है उसके अंदर तो ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। तो अगर किसी को भी प्रोस्टेट, किडनी या फिर यूरोलॉजिस्ट कोई भी प्रॉब्लम, इनफैक्ट कोई भी अगर सर्जरी के बारे में बता गया है और लेप्रोस्कोपी उसमें पॉसिबल है, तो एक बार डिस्कशन जरूर कीजिए रोबोटिक का। मैं ये नहीं कहता कि सभी सर्जरी के अंदर ये बेनिफिशियल है, कई सारी सर्जरी लेप्रोस्कोपी से भी हो सकती है जो सिंपल सर्जरीज है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्जरी के अंदर इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज है। अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कशन जरूर कीजिए, और ऐसे और ही एजुकेशनल और अवेयरनेस वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।